आईनी तरमीम करनी है इस किस्म के मामले के लिए तो नेशनल असेंबली में तो हुकूमत के पास इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी है, बल्कि उससे ज़्यादा ही नंबर है इनके। लेकिन सेनेट में इस वक्त नहीं है। सेनेट में इस वक्त हुकूमत के कोई 12 सेनेटर्स जो हैं वोट की कमी है, जिसकी वजह से हो सकता है उनको अगर इस तरह की आईनी तरमीम करनी है तो JUIF को राज़ी करना पड़ेगा। जो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं उनको भी शामिल करना पड़ेगा और कुछ वोट PTI से भी लेने पड़ेंगे अगर इसको पास कराना है। अच्छा, ये जो बात है कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए और एक फिक्स टेन्योर रखा जाए चीफ जस्टिस का, देखिए मेरी बड़ी लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई वकील होता तो हम शायद बेहतर जरा उसको समझ सकते, लेकिन मुझे इस बात की ये समझ नहीं आई कि इसके पीछे सोच क्या है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए एक फिक्स टेन्योर की जरूरत है चीफ जस्टिस की? क्योंकि जब हम फिक्स टेन्योर की बात करते हैं, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हो गई या वजीर आजम की हो गई, तो हम बात करते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी की, कि अगर एक फिक्स टेन्योर होगा तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी होगी। लेकिन ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है चीफ जस्टिस साहब का जिसके लिए, या कोई भी जो चीफ जस्टिस होंगे जिसके लिए एक फिक्स टेन्योर की जरूरत है? तो एक तो ये सवाल। और क्योंकि हमें इस वक्त अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है हुकूमत की तरफ से कि इसके पीछे सोच क्या है या किस वजह से ये तजवीज़ दी जा रही है, तो इसलिए इसमें तो कमेंट नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो अदलिया के हवाले से जो बड़े मामलात हैं वो तो है, जैसे आजकल चल रहा है मुदाखलत के हवाले से, या जैसे एक बहुत बड़ी शिकायत लोगों की ये रहती है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले जाते हैं, कई कई साल तक पड़े रहते हैं और वो उसकी सुनवाई नहीं होती। तो अगर एक रिटायरमेंट एज बढ़ाई दी जाती है, एक फिक्स टेन्योर रख दिया जाता है, तो मुझे नहीं समझ आई कि इन मामलात में या अदलिया के जो मामलात हैं उनमें बेहतरी कैसे आएगी। दूसरी बात ये अलीना कि ये जो तजवीज़ है ये हमने पहले भी सुनी है। मुशर्रफ के दौर में भी इस किस्म की एक प्रपोजल आया था और 2019 में भी एक प्रपोजल आया था जब PTI की हुकूमत थी, तब प्राइवेट मेंबर्स बिल आया था नेशनल असेंबली में, PTI के कुछ MNAs थे वो लेके आए थे। और तब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त मुस्लिम लीग नून इसके हक में नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस खोसा। और उस वक्त जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून की बहुत सी शिकायत थी उनके हवाले से, तो उस वक्त वो उस हक में नहीं थे कि उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए या वो 2 साल या 3 साल के लिए और चीफ जस्टिस रहे। तो यहाँ पे ये भी सवाल फिर बनता है कि उस वक्त आप इसके खिलाफ क्यों थे और अब इस तजवीज़ के हक में क्यों है, अगर हुकूमत है या हुकूमत ये करना चाहती है। और आखिरी चीज़ अलीना, देखें हमारे मुल्क में जो एवरेज एज है वो है तकरीबन 20 साल, और यहाँ पे पॉलिसी ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान यंग लोगों को आप हुकूमत में लाएं, हुकूमती इदारों में लाएं। और अगर आप एक फिक्स टेन्योर रखते हैं एक चीफ जस्टिस का 3 साल के लिए, तो मेरे ख्याल से कि जरा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा यंग लॉयर्स हैं जो जुडिशरी में आना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा देर इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरी अभी तक, मुझे जैसे मैंने कहा, क्योंकि इसमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं है तो मैं इसमें ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इस वक्त तक समझ नहीं आ रही कि इसकी जरूरत क्यों है, या इस पे अदलिया के जिस तरह अदलिया काम करती है उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ है, क्या ये जैसे आज़म नज़ीर तारड़ की अगर आप बात को कर लें तो उनकी बात से मुझे ऐसा इंप्रेशन मिला कि कंटिन्यूएशन की बात कर रहे थे। जैसे उन्होंने हवाला दिया माजी का कि कुछ जजेस रहे, एज लिमिट की वजह से वो 35 दिन या 45 दिन तक सिर्फ रहे, तो फिर इतने छोटे टेन्योर्स के लिए या साल 1.5 साल के टेन्योर के लिए फैसले होते हैं, केसेस होते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन, बड़ा लंबा चलता है मामला, तो कंटिन्यूएशन में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। आप इसको भी वजह नहीं समझती? देखिए अलीना, यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली चीफ जस्टिस की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, क्योंकि चीफ जस्टिस, अब जैसे केसेस हैं वो केसेस आगे तो चले जाते हैं, कोई और बेंच सुन लेता है, एक और नया बेंच बन जाता है, तो ऐसा नहीं है कि केसेस जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि चीफ जस्टिस एक तो केसेस भी सुनते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होता है। तो यहाँ पे Also, what do you think about ये जो जजेस तकर्री तैनाती के मामले के ऊपर कर रहे हैं? अब जुडिशल कमीशन नहीं, अब सोचा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलकर तैनात करेंगे। सही डिसीजन है? देखिए, जो मैंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बात सुनी है वो ये कह रहे थे कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो एक रबर स्टैम्प बन के रह गई है, जो 18वीं तरमीम के पीछे जो सोच थी वो ये नहीं थी।
तो मैं तो हर वक्त इस हक में होती हूँ कि पार्लियामेंट को आप बिल्कुल इख्तियार दें और पार्लियामेंट को इस पूरे मामले को देखना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या है जो वो आइन में और रूल्स में तरमीम करना चाहते हैं, अगेन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगी कि जब आपको याद है कि बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो तब जुडिशल कमीशन के और जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला चला था और तब बहुत शोर मचा था, क्योंकि तब एक हेयरिंग हुई थी जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने कोई और बात कही थी, जस्टिस ईसा साहब ने कहा था कुछ और हुआ था, जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा था कुछ और हुआ था, और फिर जस्टिस बंदयाल ने ऑडियो उसकी पब्लिक कर दी थी उस जुडिशल कमीशन की कि किस तरह, तो वहां पे तब एक डिबेट छिड़ी थी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत जरूरी है हुकूमत को देखने के लिए कि ये जो वो मामला बेनजीर दरअसल ये था कि इस वक्त कोई मैकेनिज्म नहीं है, इस वक्त जुडिशल कमीशन बैठ के किसी भी तरीके से जजेस को तकर्रुर या उनका तैनाती कर सकती है, तो एक मैकेनिज्म लाना चाहिए। ये बड़ी देर का मुतालबा भी है और ऑफ कोर्स इसके ऊपर उसमें भी बात हो रही थी जिसके ऊपर ये चढ़ी कि क्या मेरिट या क्या तरीकाकार। जी ओके, बिल्कुल मैकेनिज्म पे भी बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये भी बात हुई थी कि अंदर फैसले होते कैसे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी। और मुझे याद है तब यही बात हुई थी कि इस तरह की जैसे ऑडियो लीक, जैसे ऑडियो उन्होंने पब्लिक कर दी थी, इसी तरह ऑडियो जो है पब्लिक करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह फैसले किए जाते हैं, किस बुनियाद पे फैसले किए जाते हैं।